नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारी पहली यूनिट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और हमारी पहली यूनिट थी ब्रह्मांड, हमारी पहली यूनिट थी यूनिवर्स। और यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी बातें हम ये कर चुके हैं और आज ये यूनिवर्स का आखिरी लेक्चर होगा। आज ये ब्रह्मांड का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम विश्व भूगोल की दूसरी इकाई पर आएंगे जो थोड़ी सी मुश्किल है और वो इकाई रहेगी क्लाइमेटोलॉजी, वो इकाई रहेगी जलवायु विज्ञान। और दूसरी इकाई में हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे, दूसरी इकाई में हम जलवायु विज्ञान की बात करेंगे जिसमें हम वायुमंडल वगैरह को समझेंगे। तो ब्रह्मांड के बाद हम दूसरी यूनिट पर चलेंगे जलवायु विज्ञान पर। थोड़ा सा गैप रहेगा 2-3 दिन का, फिर मैं वापस से वीडियो लेकर के आऊँगा, कंटेंट थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ और बेहतर अरेंज कर लूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए वो कंटेंट लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। उससे पहले एक बात बता दूं, थोड़ी सी नई बात है। तो ये मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, MPPSC एंड व्यापम का गोल सेलेक्ट करें, वहां पर मेरा कोड अप्लाई करें SG Live, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। 1 साल का कोर्स अभी 6300 रुपये का है और 2 साल का कोर्स आपको 7560 रुपये में मिलेगा। 1 साल का कोर्स 6300 का है और 2 साल का कोर्स 7560 रुपये का है। तो हम ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। हमने ब्रह्मांड की परिभाषा को समझा, इस पूरी जर्नी को हमने स्टार्ट किया था जब हमने ब्रह्मांड की परिभाषा को समझा था, उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था। परिभाषा को समझने के बाद हमने दूरी मापने की इकाइयों को पढ़ा, डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट को हमने डिस्कस किया। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा, इसमें हमने संकल्पना और सिद्धांत दोनों की बात की। फिर हमने हिग्स बोसान की थ्योरी को समझा, हिग्स बोसान क्या होता है। हमने सर्न की बात की कि सर्न क्या होता है। हमने आकाशगंगा को समझा, हमने गैलेक्सी की बात की। इसके बाद हमने नेबुला को डिस्कस किया कि नेबुला क्या होता है। हमने तारों के बारे में बात की, हमने ब्लैक होल को डिस्कस किया, सौरमंडल को डिस्कस किया, हमने सूर्य के बारे में बात की, ग्रहों को हमने डिस्कस किया, उपग्रहों की हमने पिछले लेक्चर में बात की। और आज हमारा आखिरी लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, 10-15 मिनट का ही लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हमें अन्य आकाशीय पिंड डिस्कस करने हैं। इस लेक्चर में हमें अदर सेलेस्टियल बॉडी डिस्कस करनी है। बेसिकली इस लेक्चर में हमें क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करनी है, हमें उल्का, उल्काश्म और उल्का पिंड के बारे में बात करनी है, हमें कॉमेट, हमें धूमकेतु के बारे में बात करनी है, हमें एक्सोप्लैनेट के बारे में बात करनी है। तो 4-5 शब्द हैं जिनके बारे में जानना आपको जरूरी है और एग्जाम में अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हुए हम अगली यूनिट पर चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं अभी आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि कमेंट करके आप लोग बताएं। देखिए, अगर आप लोग का जियोमॉर्फोलॉजी एक हम पढ़ सकते हैं और या फिर इसके बाद हम सीधा क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को भूगर्भ विज्ञान पढ़ना है कि आपको जलवायु विज्ञान पढ़ना है। मैं चाह रहा था कि जलवायु विज्ञान हम स्टार्ट करें, पर आप लोगों को से भी मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि आप जियोमॉर्फोलॉजी पहले पढ़ना चाहते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी, तो उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, भूगर्भ विज्ञान और दूसरी ओर है जलवायु विज्ञान। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम अन्य आकाशीय पिंडों में धूमकेतु या पुच्छल तारे की बात कर लेते हैं, कॉमेट की बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि अक्सर जो हमें दिखाई देता है जिसकी एक पूंछ होती है, इस प्रकार एक पूंछ टाइप की नकली होती है, उसे हम धूमकेतु बोलते हैं, उसे हम कॉमेट बोलते हैं। और हेली एक बहुत प्रसिद्ध धूमकेतु है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं। आइए समझते हैं क्या है। आकाशीय धूल गैसों और हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहली बात क्या हो गई? आकाशीय धूल गैसों और हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो धूमकेतु क्या है? तो आकाशीय धूल या गैस या हिमकणों से निर्मित एक ऐसा पिंड है जो अनियमित, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब कोई डिफाइन ऑर्बिट नहीं होता, अनडिफाइंड ऑर्बिट में ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मतलब जैसे ये हमारा सूर्य है तो हमारी पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में घूमती है, लेकिन धूमकेतु हो सकता है कभी इस कक्षा में घूमे, कभी इस कक्षा में घूमे, उसकी कक्षा निश्चित नहीं। तो धूमकेतु की विशेषता ही क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी अनियमित कक्षा, एक क्या हो जाएगी? अनियमित कक्षा। और ये आकाशीय धूल गैस और हिमकणों से निर्मित होता है। ये आकाशीय धूल गैस और हिमकणों से निर्मित
होता है। दूसरी बात, जब यह सूर्य के समीप से गुजरता है तो गर्म होकर इसकी बाहरी परत पिघलकर गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसे धूमकेतु की पूंछ कहते हैं, जो सूर्य जो विपरीत दिशा में होती है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। जैसे कि अभी हमने क्या डिस्कस किया, चूंकि इसमें गैस पाए जाते हैं और इसमें आइस पार्टिकल पाए जाते हैं। ये सन है, ये कोई धूमकेतु है। जब ये धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो इसकी जो गैसें हैं और जो आइस पार्टिकल है वो पिघल जाते हैं। तो पिघलने के कारण वो वाष्पीकृत होकर के पीछे की ओर उड़ते हैं, क्योंकि आगे की ओर वो गति कर रहा है तो पीछे की ओर वो इस प्रकार से गति करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये धूमकेतु की पूंछ की तरह दिखाई देती है। तो जब यह सूर्य के समीप से गुजरता है तो गर्म होकर इसकी बाहरी परत पिघलकर गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसे धूमकेतु की पूंछ कहते हैं, जो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में हमें दिखाई देती है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, हेली धूमकेतु के बारे में आपको पता होना चाहिए। हेली एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्षों में एक बार आपको दिखाई देता है। 76 ईयर्स में आपको एक बार ये धूमकेतु दिखाई देता है और आखिरी बार ये 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार आपको 2062 में दिखाई देगा। हेली एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 सालों में एक बार दिखाई देता है। आखिरी बार 1986 में इसको देखा गया था, अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है। तो हेली धूमकेतु 76 वर्षों में दिखाई देता है, 76 ईयर्स में दिखाई देता है। अगली बात, अन्य धूमकेतु भी हैं, जैसे कि हेल-बॉप शूमेकर करके। शूमेकर एक धूमकेतु का नाम है, हेल-बॉप भी एक धूमकेतु है। और मानवीय मिशन एक रोसेटा भेजा गया था। देखिए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने रोसेटा नाम का एक मिशन भेजा था। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक हमें धूमकेतु के बारे में जानकारी मिली है। एक ऐसा धूमकेतु है जिस पर एक बहुत ऊंचा पर्वत पाया जाता है। अभी तक जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो ओलंपस मोन्स है, जो कि मंगल ग्रह पर है। लेकिन कहा जाता है कि धूमकेतु पर उससे भी बड़ा एक पर्वत पाया जाता है, पर यह अभी न्यू सर्टिफाई नहीं हुई है। तो रोसेटा नाम का एक पूरा का पूरा मानवीय मिशन भेजा गया था। मानवीय मिशन नहीं है, ये मिशन है, अंतरिक्ष मिशन बोलेंगे हम इसे। अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था रोसेटा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये मिशन भेजा गया था। तो इतनी बातें आपको धूमकेतु के बारे में पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन की है। ये एक धूमकेतु की फोटो है, अगर आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ रहा है, सूर्य के नजदीक पहुंच रहा है, तो गैस के वगैरह पिंड इस तरह से निकलते हैं और ये आपको ऐसा दिखाई देता है। कॉमेट। आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं, कॉमेट के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं अगले आकाशीय पिंड की और डिस्कस करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पेटी में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड। मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पेटी में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस है, जो कि सबसे बड़ा ड्वार्फ ग्रह भी है, जो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट भी है। मिशन कौन है? लूसी और साइकी नाम का मिशन जो है, लूसी या साइकी नाम का मिशन नासा के द्वारा क्षुद्र ग्रह के लिए भेजा गया था। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये देखिए, ये हमारा ब्रह्मांड है। यहां पर आप देखें ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति है। इसके बीच में आपको एक पट्टी देखने के लिए मिल रही है, यही पट्टी एस्ट्रॉइड बेल्ट कहलाती है। यही पट्टी क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। लेकिन देखिए, क्षुद्र ग्रह ये भी हैं और जो पीछे आपको ये क्यूपर बेल्ट में चीजें दिखाई दे रही हैं, ये भी क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, ये भी एस्ट्रॉइड हैं सभी के सभी। और ये देखिए बीच में आपको कॉमेट भी दिख जाएंगे इस प्रकार से। तो ये आपको याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी विशेषता कहां पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे सूर्य का निर्माण हो रहा था तो उसी से जो सोलर नेबुला है, कुछ कण निकले, तो बहुत से कण तो ग्रह बन गए, बहुत से कण आपस में जुड़ गए और उन्होंने ग्रह और उपग्रह का रूप धारण कर लिया। कुछ पृथ्वी, चंद्रमा, फोबोस, डीमोस, टाइटन, गैनीमीड, ट्राइटन, इस प्रकार के ग्रह और उपग्रह आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कुछ पिंड ऐसे रह गए जो संगठित नहीं हो पाए, इस कारण से वो एक ग्रह का रूप धारण नहीं कर पाए। हालांकि वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने लगे और वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो सूर्य, जब हमारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो ये वो कण हैं जो ग्रह का रूप धारण नहीं कर पाए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट हमें डिस्कस करना है। 3 शब्द होते हैं, मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट।
ठीक है, मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। देखिए मीटियोरॉइड जिसको हम उल्का के नाम से जानते हैं, जब एक कोई भी कण है जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर है तो उसको हम मीटियोरॉइड बोलते हैं। जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसे हम मीटियोर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मीटियोर कहते हैं। अब जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसी वायुमंडल में घर्षण होता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में घर्षण होता है, एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है, क्लियर। तो जब वायुमंडल में घर्षण होता है, जब एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है तो उस फ्रिक्शन के कारण ये जो कण है ये जलने लगता है, क्योंकि वायुमंडल का घर्षण जो है वो विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो उससे ये कण क्या होने लगता है, ये कण जलने लगता है। तो जलते जलते बहुत सारे कण हमारी पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाते, स्पेस से बहुत सारे कण पृथ्वी की ओर आते हैं। मान लीजिए एक इतना आपके एक पिंड है, ये पिंड है, ये स्पेस से पृथ्वी में आया, तो ये हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर है तो इसे आप क्या बोलेंगे, मीटियोरॉइड बोलेंगे। जैसे ही ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा, तो हमारे वायुमंडल का घर्षण काम करेगा और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, ये जलने लगेगा। और हो सकता है जब तक हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही ये खत्म हो जाए, तो उसे आप मीटियोर बोलोगे, उसे क्या बोलोगे, मीटियोर बोलोगे। लेकिन मान लीजिए कि इसने वायुमंडल को क्रॉस कर लिया और ये पृथ्वी की सतह पर आकर के रुक गया, तो फिर आप इसे क्या बोलोगे, जब ये पृथ्वी की सतह से टकरा जाता है तो इसे मीटियोरॉइड बोलते हैं। ये तीन अंतर होते हैं, एक मीटियोरॉइड होता है जब अंतरिक्ष में होता है, मीटियोर जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, और मीटियोरॉइड जब वो अर्थ से टकरा जाता है। क्लियर। तो यही चीज है, यहां पर समझिएगा इस चीज को ध्यान से। ओके, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है सब कुछ कि उल्का, मीटियोरॉइड, अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाले छोटे ब्रह्मांडीय कण, ये क्या है, मीटियोरॉइड हैं। उल्काश, मीटियोर, ऐसे उल्का पिंड जो वायुमंडल में प्रवेश कर लेते हैं, वायुमंडल के घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है। टूटता हुआ तारा, जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो यही है। यह पृथ्वी पर टकराने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट किसका आ जाएगा, तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा, उसके यहां पर दिया नहीं गया है, इंग्लिश में भी है सब कुछ। तीसरा पॉइंट उल्का पिंड, मीटियोरॉइड, ठीक है, उल्का जो पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं, उल्का जो पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं। इसके बाद अगला शब्द आता है क्यूपर बेल्ट। तो ये भी हम पहले पढ़े हुए हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा ये सूर्य है, इसके बाद ग्रह पाए जाते हैं, इसके बाद ग्रह है, बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है, फिर यहाँ पर ग्रह पाए जाते हैं, और फिर आपको एक पट्टी वापस से देखने के लिए मिलती है, इसमें भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को भी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। देखिए क्षुद्र ग्रह पट्टी ये है, एस्ट्रॉइड बेल्ट ये है, लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो आपको कण देखने के लिए मिलेंगे वो सारे कण क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे, वो सारे कण एस्ट्रॉइड कहलाएंगे। तो एस्ट्रॉइड यहां भी पाए जाएंगे, एस्ट्रॉइड यहां भी पाए जाएंगे, लेकिन इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो हमें किसके बीच में दिखती है, मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में दिखती है। लेकिन ये जो हमें नेपच्यून के बाद दिखती है, जो हमें वरुण के बाद दिखती है, तो इसमें भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। लेकिन क्षुद्र ग्रह की इस पट्टी को क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर भी क्षुद्र ग्रह हैं, यहां पर भी क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन इस वाली क्षुद्र ग्रह पट्टी को क्यूपर बेल्ट कहा जाएगा और इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए यह वरुण की कक्षा से परे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले बर्फीले पिंड हैं, और मिशन न्यू होराइजन यहां तक पहुंचा है नासा का, और प्लूटो के अध्ययन हेतु भी ये मिशन गया था। एक होता है एक्सोप्लैनेट। अब एक और शब्द आपके सामने यहां पर आ गया, एक्सोप्लैनेट है ऐसे ग्रह सूर्य के अतिरिक्त किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। उदाहरण प्रॉक्सिमा बी GS112 प्लैनेट 9, मतलब दूसरा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा ना कर रहा हो। ध्यान रखिएगा, एक्सोप्लैनेट की परिभाषा बड़ी आसान होती है, ऐसा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा ना कर रहा हो। बहुत सिंपल, ऐसा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा ना कर रहा हो वो क्या कहलाता है, एक्सोप्लैनेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो एक्सोप्लैनेट कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा सरकम बाइनरी ग्रह क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। ऐसे ग्रह जो दो तारों की परिक्रमा कर रहे हैं, उदाहरण केपलर 147b, इसको क्या बोलते हैं, सरकम बाइनरी प्लैनेट बोलते हैं। तो इतने टर्म आपको याद रखने हैं, सारी चीजें मैंने आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के साथ दोस्त हमारा पहली यूनिट खत्म होती है, हमारा पहला अध्याय खत्म होता है, और अब अगले अध्याय की हम शुरुआत करेंगे। मैं बस आप लोगों से यही पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि या तो हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करें
या फिर हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करें। फिर से बता दूं दोस्त कि अनअकैडमी पर अब मैं 5 की जगह 7 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अब मैं हिंदी और निबंध की तैयारी भी आपको कराऊंगा, हिंदी और ऐसे की प्रिपरेशन भी मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्त अगर आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, वहां पर MPPSC एंड व्यापम का गोल सेलेक्ट करें, मेरा कोड यूज करें SG Live, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर का कोर्स 6300 में है और 2 इयर्स का कोर्स 7500 रुपीज में आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। ये PDF और वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।